Good morning, everyone. Good morning. Chandan Kumar, good morning. गुड मॉर्निंग सौम्या। क्या लिखा है? आ जाओ फटाफट। कहाँ थे कल, क्या कर रहे थे? हम्म। स्क्रीनिंग। किसी सोर्स से क्वेश्चन करते हो क्या? एग्जाम के बाद करेंगे? तो एग्जाम के बाद किसके लिए करोगे फिर? एग्जाम हो जाएगा तब। हम्म। एग्जाम के बाद किसके लिए करोगे? एग्जाम के लिए तो पढ़ते हैं। एग्जाम के बाद क्या करोगे? एंड सेम चालू होने वाले हैं। कब से? कल से? 23। तो आज कितनी हो गई? आज डेट क्या है? 20। ओके। मेरा तो मोबाइल भी डेट नहीं पता था। आज 20 है। चलिए कोई नहीं। क्लियर यहाँ तक सब कुछ? किसी को दिक्कत कोई? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? एनीवन? हाँ भाई। हाँ ना कुछ। दिक्कत आएगी भी कैसे? क्वेश्चन नहीं करते हो तुम। दिक्कत आएगी भी क्यों?
पोएट्री सुनोगे? पोयम। यार क्वेश्चन सेट का ऐसा है, सबसे अच्छा क्वेश्चन सेट तो रहता है कि तुम ईएससी और गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लो, उसमें सब कुछ आ जाता है। तुम चार पांच बुक खरीद लो, तुम पांच बुक ले लो, उससे अच्छे प्रैक्टिस सेट आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। देखिए ईएससी के ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल दोनों, ईएससी के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल, दो दो चार किताब हो जाएंगी, और एक गेट का। ये पांच किताब पढ़ लोगे, इसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग में कुछ भी नहीं है इनके बाहर। इन पांच किताबों के क्वेश्चन लगा लो, इसके बाद जो मर्जी एग्जाम में बैठो, ईएस का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, चाहे और कोई बॉडी का एग्जाम हो, कहीं भी बैठो कोई प्रॉब्लम नहीं। इनसे अच्छे प्रैक्टिस सेट कहीं भी नहीं है। अगर आपको कोई प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाता है तो उनमें भी इन्हीं के क्वेश्चन रखे होते हैं। तो इससे अच्छा है कि इन्हीं को कर लिया जाए, इससे बेटर है इन्हीं को कर लिया जाए। ठीक है ना? और इसमें भी एक काम करना, सबसे अच्छा पब्लिकेशन ईएस मास्टर का है, आईएएस मास्टर। पांच बुक खरीद लोगे अगर, लगभग 2-2,500 रुपए के आसपास की आएंगी। उनको कर लिया, उसके बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं। इन सॉल्यूशन में क्या है कि जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो जिन लोगों ने क्लास ली है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है तो सॉल्यूशन देख के सब कुछ समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन को देख के सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इनसे अच्छा क्वेश्चन सेट कहीं भी नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता है तो वहां भी इन्हीं के क्वेश्चन होंगे मोस्टली, 99%। ठीक है ना? बाकी अलग अलग कोचिंग्स अपने अपनी प्रैक्टिस सेट बनाती है, वो भी इन्हीं में से बनाती है, ये मान लो आप। तो इसमें इतने सारे क्वेश्चन है, तुमको कर लिए अगर, तो एक भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। ठीक है? हाँ, तो कविता सुनिए, ये मैं ही लिखता हूं, मेरी पोएट्रीज। तुझे उठना है, तुझे करना है, ये तुम्हारे सबके लिए है, बच्चों के लिए ही। तुझे उठना है, तुझे करना है, होगी डगर कठिन बेशक, होगी डगर कठिन बेशक, आसा यहां कुछ है नहीं। होगी डगर कठिन बेशक, आसान यहां कुछ है नहीं, जिहालतों के अंधेरे में जुगनू बन चमकना है। जिहालत होती है जैसे जिन लोगों को कुछ नहीं पता होता है, अज्ञानता। जिहालतों के अंधेरे में जुगनू बन चमकना है, तुझे उठना है, तुझे करना है। कठिनाइयों के पर, कठिनाइयों के पर हौसलों से बड़े नहीं, कठिनाइयों के पर हौसलों से बड़े नहीं, छोटी छोटी किश्तों में इनको तुझे अब हरना है। कठिनाइयों के पर हौसलों से बड़े नहीं, छोटी छोटी किश्तों में इनको तुझे अब हरना है। तुझे उठना है, तुझे करना है। सपने बड़े तू देखना, सपने बड़े तू देखना, बुन बुन के रोज तू जीतना। हरा तुझे कोई सकता नहीं, बस खुद से तू मत हारना। हरा तुझे कोई सकता नहीं, बस खुद से तू मत हारना। जो बीत गया उसे रोना नहीं, जो अब है उसे खोना नहीं। जो बीत गया उसे रोना नहीं, जो अब है उसे खोना नहीं। आने वाला वक्त मुट्ठी में तुझे अब करना है, तुझे उठना है, तुझे करना है। दैट्स इट। तो इसके हिसाब से हमको क्या करना है अब? उठ तो गए ही होगे सब, है ना? उठ तो गए ही हो अब, अगर मोबाइल वोबाइल चालू कर लिया है तो। नहीं तो मोबाइल तो लोग नींद में भी चालू कर लेते हैं, मोबाइल तो नींद में भी चालू कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग अभिनव। चलिए, तो स्क्रीनिंग तक कर चुके थे हम ना।
एक्सपीरियंस होता, किस चीज का एक्सपीरियंस? सौम्या क्या कहना चाहते हो? हाँ हाँ, सभी के साथ होता है भाई। मैं भी तुम्हारे जनरेशन का ही हूँ। अच्छा, ऐसा कर रहे हो कि नींद में मोबाइल चलाने का एक्सपीरियंस है ऐसा? ओके। ठीक है। हाँ तो अच्छा ही है ना, बेड पे सारी क्लासेस लग रही हैं तुम्हारी, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। बेड पे सारी क्लासेस लग रही हैं, और क्या चाहिए? है ना? चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप है, अगला जो टॉपिक है वो है एरेशन। स्क्रीनिंग हो गया, कुछ नहीं है स्क्रीनिंग में, सिर्फ ऑब्जेक्ट भी पता होना चाहिए स्क्रीनिंग का क्या है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे इसमें वो मैंने आपको कल बता दिए थे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज एरेशन। नेक्स्ट इज एरेशन। अच्छा, एरेशन में करते क्या है? एरेशन प्रोसेस में क्या करोगे आप? एरेशन प्रोसेस में क्या करोगे, बताओ फटाफट। व्हाट डू वी डू इन एरेशन? एरेशन में क्या करते हैं बताइए? ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट तो सभी में कर रहे हैं। एरेशन में क्या करेंगे? एरेशन में मैंने कल भी बताया था तुमको, हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं किसी तरह से बाहर से। अगर हम पानी को मिक्स भी करते हैं बहुत अच्छे से तो भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। एरेशन का मतलब है पानी को इंटीमेट कॉन्टेक्ट में लाना विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में लाना पानी को, दैट इज एरेशन। अब इस एरेशन से क्या होगा? कुछ डिजोल्व गैसेस बाहर चली जाएंगी, कुछ अमाउंट में मैग्नीज और लोहा वगैरह का भी डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है? सो वाटर इज ब्रॉट इन, इसमें लिखिए वाटर is brought water is brought in intimate contact with air, in intimate contact with air। कुल मिला के वाटर को एयर के संपर्क में लाया जाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में। यहां पे एयर का मतलब ऑक्सीजन है। इट इज यूज्ड टू रिमूव, इट इज यूज्ड टू रिमूव undesirable gases, undesirable gases dissolved in water, undesirable gases dissolved in water। It also used to add oxygen for oxidation of, it also used to add oxygen, to add oxygen for oxidation of, for oxidation of undesirable substances, oxidation of undesirable substances like oils, decomposing products of algae, decomposing products of एल्गी एटसेट्रा। मतलब जो चीजें आसानी से डिकम्पोज हो सकती हैं उन चीजों के डिकम्पोजिशन में भी काम आता है ये एरेशन। इट कैन ऑल्सो रिमूव volatile liquids,
इट कैन ऑल्सो रिमूव वोलेटाइल लिक्विड। तुमको पता होगा वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स लाइक फिनोल, ह्यूमिक एसिड्स, ह्यूमिक एसिड, but the rate is very slow, but the rate is very slow. Next, it removes iron and manganese. It removes iron and manganese. 4 Fe2 plus O2 plus 10 H2O, ये रिएक्शन होती है, ये बनाता है 4 FeO3 FeOH3 जो कि प्रेसिपिटेट है, इसके अलावा हाइड्रोजन 2Mn2 plus O2 plus 2H2, तो ये बनाता है 2MnO2, ये भी प्रेसिपिटेट है, और 4H। और इस प्रेसिपिटेट को रिमूव करने के लिए फिर आपको सेडिमेंटेशन करना पड़ता है। जो ये प्रेसिपिटेट बनता है इसके रिमूवल के लिए फिर आपको सेडिमेंटेशन करना पड़ता है। एल्गी नहीं बताएगा क्या होता है योगेश? एल्गी बताओ, इसको कौन बताएगा? एल्गी। काई। बिल्कुल सही है। तो यहां तक की जो चीजें हैं वो तो बिल्कुल साधारण है, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया? लिख लिया? इसके बाद लिखिए सेडिमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिखिए सेडिमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। सेडिमेंटेशन क्यों करते हैं? सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन क्यों करते होंगे? सेडिमेंटेशन क्यों करते होंगे बताओ? सेटल, क्या सेटल?
किस चीज के सेटलिंग के लिए? हमारे पास काफी सारे तरीके के लिक्विड हो सकते हैं, सॉरी काफी सारे तरीके के सॉलिड हो सकते हैं पानी में, जो हमने बताया भी था एक बार आपको। हैवी पार्टिकल्स के सेटलिंग के लिए बहुत ज्यादा हैवी पार्टिकल तो पानी में होते नहीं है, पीने के पानी की बात करें तो वो पार्टिकल्स होंगे सीवेज में। पीने के पानी में बहुत बड़े पार्टिकल्स नहीं होते हैं। तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रिमूवल के लिए सेडिमेंटेशन किया जाता है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, उन सस्पेंडेड सॉलिड के रिमूवल के लिए हम सेडिमेंटेशन करते हैं। होगा क्या, यहां पे दो तरीके हैं सेडिमेंटेशन के। एक तरीका तो ये है कि तुम पानी लो जिस पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जिस पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ये वाटर है इसमें, और वाटर के साथ बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो सकते हैं। वाटर के साथ बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ पार्टिकल्स यहां है, कुछ यहां है, कहीं भी बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हमने इस पानी को किसी टैंक में भर के रखा, बिना डिस्टर्ब किए हुए कुछ देर के लिए रखा, लगभग 24 घंटे के लिए रखते हैं। उसके बाद में जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे, वो पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे, ऊपर से पानी को हटा दो, नीचे से पार्टिकल्स को अलग कर दो। एक तरीका तो ये हो सकता है ना, एक तरीका तो ये हो सकता है। और ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल होते हैं एज पर स्टोक्स लॉ। इनकी जो सेटलिंग वेलोसिटी है, इनकी जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो सेटिस्फाई करती है स्टोक्स लॉ को। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि पानी को भर के रख दिया, जो भी सेटल होंगे वो सेटल हो जाएंगे। बहुत सारे पार्टिकल्स इतने फाइनर होते हैं, इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं कि आप जब 24 घंटे तक पानी रखोगे तब भी वो यहीं घूमते रहेंगे, तभी भी वो सेटल नहीं होंगे। तो ऐसे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, उनका इलाज आगे करेंगे बाद में। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि हम पानी को स्टिल ना रखें। हम एक लंबा टैंक लें जिसकी लेंथ ऑफ रीच काफी ज्यादा है, लेंथ ऑफ फ्लो बहुत ज्यादा है। हम एक ऐसा अप्रोच भी ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई टैंक है, ठीक है, इस टैंक में यहां से पानी आता है, ये इसका इनलेट पॉइंट है, ये इसका इनलेट पॉइंट है। जो सारे के सारे पार्टिकल्स एंटर होंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स पानी के साथ ही आएंगे, तो सारे के सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो एंटर होंगे वो एंटर होंगे यहां से, इसी एंट्री पॉइंट से एंटर होंगे सारे के सारे। सारे के सारे पार्टिकल्स भी एंट्री पॉइंट से एंटर होंगे, और वाटर भी एंट्री पॉइंट से एंटर होगा। होगा क्या, जो पानी है वो पानी का पार्टिकल तो यहां से सीधा निकल जाएगा, पानी का पार्टिकल तो यहां चला जाएगा, पानी का पार्टिकल तो यहां चला जाएगा। ठीक है, यहां एक सेटलिंग जोन, हम आगे बात करेंगे इसकी सेपरेटली। यहां एक सेटलिंग जोन रखते हैं हम, यहां एक सेटलिंग जोन रखते हैं। जितनी देर में ये पानी का पार्टिकल यहां से यहां गया, जितनी देर में ये पानी का पार्टिकल यहां से यहां गया, अगर उतनी देर में ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स अगर बॉटम पे आ जाते हैं, ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स अगर बॉटम पे आ जाते हैं जब तो रिमूव हो जाएंगे, अदरवाइज रिमूव नहीं होंगे। तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, देखिए पानी की तो वेलोसिटी इधर वाले डायरेक्शन में होगी, अगर पानी फ्लो नहीं कर रहा होता तो पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती, वर्टिकल डायरेक्शन में होती। अब लेकिन क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं, क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं, तो पार्टिकल जब सेटल करेगा तो वो कुछ इस तरह से करेगा। पार्टिकल्स की जो रिजल्टिंग सेटलिंग वेलोसिटी होगी वो कुछ इस तरह की होगी। तो जैसे पानी का पार्टिकल यहां से यहां जाएगा, उस वाले केस में ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस तरह से चलेगा कहीं, ये पार्टिकल जो है वो इस तरह से चलेगा। जितनी देर में पानी यहां से यहां पहुंचेगा, अगर पार्टिकल यहां से यहां बॉटम पे पहुंच गए तब तो रिमूव हो जाएगा। अगर बॉटम, क्योंकि हम जो इनको हटाएंगे, सस्पेंडेड सॉलिड को उनको हटाएंगे हम जो यहां पे सेट हो जाएंगे, जो सस्पेंडेड सॉलिड्स यहां पे सेट हो जाएंगे उनको तो हम हटा देंगे। ये स्लजिंग जोन होता है एक, जहां से सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हटा दिया जाता है। अगर पार्टिकल यही घूमता रहा, ये बॉटम तक नहीं आया, तो इस पार्टिकल का या इस साइज के पार्टिकल्स का 100% रिमूवल नहीं होगा।
कुछ पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल रिमूव नहीं होंगे। तो वो हम देखेंगे आगे कि कितने रिमूव होंगे कितने नहीं होंगे। 100% रिमूवल कौन से पार्टिकल का होगा? जो पार्टिकल पानी के यहां पहुंचने से पहले बॉटम पे पहुंच जाए। अब हो सकता है उस पार्टिकल की वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा हो, तो वो पहले ही पहुंच जाएगा। जब तक पानी यहां पहुंचा उससे काफी पहले यहां पहुंच जाएगा। और कोई बड़ा पार्टिकल होगा तो इसी तरह से सेटल कर जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास एक इस तरीके का कंटिन्यूस टैंक भी होता है, कंटिन्यूस टैंक भी होता है। यहां पे हम पानी के फ्लो को रोकते नहीं है, लेकिन जो फ्लो की वेलोसिटी है, उस फ्लो की वेलोसिटी कंपैरेटिवली बहुत कम रखते हैं, ताकि इन पार्टिकल्स के पास भी एक मार्जिन रहे सेट होने का। तो ये जो फ्लो की वेलोसिटी होगी और पार्टिकल्स की सेटलिंग वेलोसिटी होगी, इन चीजों पे डिपेंड करेगा कि पार्टिकल, कौन से साइज के पार्टिकल सेट हो जाएंगे, कौन से साइज के पार्टिकल सेट नहीं होंगे। हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, इन सस्पेंडेड सॉलिड्स का रिमूवल। उसके लिए या तो हम ऐसे कर सकते हैं या तो हम ऐसे कर सकते हैं। जनरली हम ये वाला तरीका अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि ये तरीका अडॉप्ट करोगे, आपने टैंक को भर के रख दिया, अब 24 घंटे के बाद संभालोगे इसको। तो जनरली हम इस तरीके का टैंक काम में लेते हैं। और इनकी दोनों की वेलोसिटी क्या है, वाटर की फ्लो की वेलोसिटी क्या है, इसके अलावा सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ सॉलिड क्या है। सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ सॉलिड किससे कैलकुलेट करेंगे? स्टोक्स लॉ से। इन दोनों पे डिपेंड करेगा कि कौन कौन से पार्टिकल या किस साइज के पार्टिकल पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे, किस साइज के पार्टिकल का रिमूवल 100% नहीं होके कुछ परसेंट होगा। कहानी समझ में आ गई हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे इनके में रिलेशन क्या है, किस किस साइज के पार्टिकल रिमूव कैसे कैसे होते हैं, वो चीज बाद में देखेंगे। अभी अभी जो ऑब्जेक्टिव है वो समझ में आ गया, क्या करेंगे। So we can write, it is a natural process by which sedimentation, it is a natural process, it is a natural process by which solids with higher density, by which solids with higher density than water, higher density than water, settles under the action of gravity, settle under the action of gravity. The purpose of sedimentation tank, purpose of sedimentation tank, purpose of sedimentation tank is to remove, is to remove suspended solids, is to remove suspended solids. अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ये सेडिमेंटेशन टैंक क्यों प्रोवाइड करवाते हैं? सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करने के लिए। क्योंकि इसमें कई बार क्या करता है, वो सेटलेबल सॉलिड भी दे देता है। आपको दो तरह के ऑप्शन दे देता है, सेटलेबल सॉलिड्स, सेटलेबल सॉलिड्स और सस्पेंडेड सॉलिड, और सस्पेंडेड सॉलिड, ये दो ऑप्शन होते हैं। तो तुम क्या करते हो, बिना सोचे समझे सेटलेबल सॉलिड टिक कर देते हो, क्योंकि सेटलेबल सॉलिड आसानी से रिमूव हो जाते हैं, आसानी से सेटल हो जाते हैं। लेकिन सेटलेबल सॉलिड्स को रिमूव करने की अलग व्यवस्था होती है, और सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव किया जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में। ठीक है।
रॉ वाटर में जनरली सेटलेबल सॉलिड नहीं होते, जनरली मतलब बहुत ज्यादा बड़े पार्टिकल नहीं होते पीने के पानी में। जब सीवेज में जाएंगे तब हम सेटलेबल सॉलिड को रिमूव करेंगे। सेडिमेंटेशन इज क्लासिफाइड इनटू, या सेडिमेंटेशन में भी ऐसा लिख देता हूं, सेडिमेंटेशन में भी एक होता है प्लेन सेडिमेंटेशन, एक होता है प्लेन सेडिमेंटेशन, और दूसरा होता है सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, इसमें हम कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक्स आर क्लासिफाइड, सेडिमेंटेशन टैंक्स, सेडिमेंटेशन टैंक्स आर classified as quiescent type, are classified as quiescent type। इसको बोलते हैं फिल एंड ड्रॉ टाइप, फिल एंड ड्रॉ टाइप, मतलब पहले भरा, कुछ देर के लिए रखा, फिर खाली कर दिया, उस तरीके के टैंक को बोलते हैं क्विसेंट। एंड कंटिन्यूअस टाइप दूसरा, जिसमें हम पानी के फ्लो को रोकते नहीं। एंड कंटिन्यूअस टाइप, एंड कंटिन्यूअस टाइप। The quiescent type tank will have the quiescent type tank will have detention time। कोई बता सकता है डिटेंशन टाइम क्या होता है? इज इक्वल टू 24 आवर्स, इज इक्वल टू 24 आवर्स। एंड पीरियड ऑफ क्लीनिंग, चलो छोड़ो, मिनिमम 3 नंबर्स ऑफ टैंक्स, मिनिमम 3 नंबर ऑफ टैंक्स आर रिक्वायर्ड, आर required in quiescent type। Tank will be designed for maximum daily flow, ये इंपॉर्टेंट चीज है। टैंक will be designed for मैक्सिमम डेली फ्लो, या मैक्सिमम डेली डिमांड कितना होता है? मैक्सिमम डेली डिमांड कितना होता है? ये मैक्सिमम डेली फ्लो कितना होता है? मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.8 क्यू। 1.5 किसने बताया अभिनव? 1.5 मैंने तो नहीं बताया कभी।
1.8 इंटू क्यू एवरेज। लिखो इसको, मैं आता हूं अभी। डन। सभी का हो गया होगा। क्वेश्चन टाइप में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं करना होता हमको। टैंक को भरा, 24 घंटे के लिए छोड़ा, फिर खाली कर दिया। तो नीचे जो सेटल पार्टिकल्स थे, जो सेटल हुए थे सस्पेंडेड पार्टिकल्स, उनको रिमूव कर लेंगे। कुछ भी नहीं करना होगा। दूसरा है कंटिन्यूअस टाइप। दूसरा जो टैंक है वो है कंटिन्यूअस टाइप। दूसरा है कंटिन्यूअस टाइप। हाँ, मिनिमम 3 टैंक रिक्वायर्ड होंगे, 2 ऑपरेशनल होंगे और 1 स्टैंड बाय होगा। अब भाई अगर तुम्हारे पास एक ही टैंक है, मान लो, उसकी सफाई भी तो करनी होती है। अगर एक ही टैंक है तो तुमने आज भर दिया टैंक को, कल तक तुम पानी को साफ कर ही नहीं पाओगे। कल तक पानी को साफ नहीं कर पाओगे ना, आपको पानी की सप्लाई तो डेली करनी है। तो 2 टैंक ऑपरेशनल होंगे और 1 स्टैंड बाय पे रहेगा। मतलब एक की सफाई चल रही होगी तो आप दूसरे को काम में ले सकते हो। 2 कम से कम ऑपरेशनल होंगे, तो कम से कम 3 टैंक चाहिए होंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको आज इस टैंक में पानी डाला, आज इस टैंक में पानी डाला तो इसकी सप्लाई तो कल करोगे। ये तो आगे कल जाएगा, 24 घंटे तो इसी में रहेगा। फिर एक दिन क्या करेंगे? इसके लिए कम से कम 2 टैंक चाहिए होते हैं। और कभी अगर किसी की सफाई करनी पड़ गई तो एक हमेशा स्टैंड बाय पे रहेगा। दूसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टाइप, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हमारे पास ये टैंक है, ये टैंक का क्रॉस सेक्शन नहीं है ना। टैंक का क्रॉस सेक्शन कुछ अगर मैं दिखाऊं तो क्रॉस सेक्शन इसका इस तरह से होगा, कुछ यहां से इस वाली तरफ से। तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना। ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये डायमेंशन बी है, ये डायमेंशन एच है। तो क्रॉस सेक्शन तो ये है, ओके। तो ये भी बी हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन इस तरह से है, ध्यान रखना। ये क्रॉस सेक्शन नहीं है। अब होगा क्या, यहां से पानी आ रहा है, इस वाली साइड से मान लो पानी आ रहा है, तो पानी का पार्टिकल तो यहां से लेके यहां चला जाएगा। पानी का पार्टिकल यहां से लेके यहां तक चला जाएगा। ये है लेंथ ऑफ टैंक, ये है लेंथ ऑफ टैंक। और इसके नीचे वाले साइड में एक स्लज जोन रखते हैं।
एक बार समझ लेना, बाद में लिखना एक साथ। यहां पे स्लज जोन होता है, स्लज जोन। स्लज जोन का काम क्या है, जो सेटलेबल सॉलिड होंगे, सॉरी सस्पेंडेड जो सॉलिड होंगे वो यहां से फिर रिमूव हो जाएंगे आगे। जिस इनलेट से पानी एंटर करता है वहीं से आता है सस्पेंडेड सॉलिड, वहीं से आता है सस्पेंडेड सॉलिड। अब इस सस्पेंडेड सॉलिड की सेटलिंग वेलोसिटी कुछ होगी और पानी की फ्लो वेलोसिटी कुछ होगी। तो ये मैंने पहले बताया था कि ये इस तरह से, ये मैं क्रिटिकल कंडीशन ले रहा हूं। इस वाली लाइन को इस वाले पॉइंट से जोड़ने का मतलब मैंने क्रिटिकल कंडीशन लिया कि अगर क्रिटिकल कंडीशन होगी और उस केस में ये पार्टिकल यहां पहुंच गया बिल्कुल बॉटम पे, जब तक पानी का पार्टिकल यहां पहुंचा तब तक तो उसका 100% रिमूवल हो जाएगा। अगर मान लीजिए पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, तो जब तक पानी का पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा तो उससे पहले ही बॉटम को टच कर जाएगा। और भी अगर साइज ज्यादा हुई या सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा हुई तो और भी पहले टच कर जाएगा। तो ये तो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे भाई, ये तो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। ये वाले जो पार्टिकल मैंने ड्रॉ किए हैं डॉटेड लाइन में, ये तो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, है ना। तो ये क्रिटिकल कंडीशन है, ये क्रिटिकल कंडीशन है। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, जब तक पानी यहां से यहां पहुंचेगा तब तक वो पार्टिकल मान लेते हैं कि यहां से यहां पहुंच रहा होगा, तो ये 100% रिमूव हो सकता है क्या? क्योंकि हम रिमूव तो यहां से करेंगे, जो पार्टिकल स्लज जोन में आ गया वो रिमूव होगा। तो अगर कोई पार्टिकल, पानी का पार्टिकल यहां से लेके यहां तक पहुंचा, उस टाइम पे जो सॉलिड पार्टिकल है वो यहां से यहां पहुंचेगा अगर, तो वो 100% रिमूव हो सकता है क्या? वो 100% रिमूव नहीं होगा, वो 100% रिमूव नहीं होगा। ठीक है, वो 100% रिमूव नहीं होगा। यहां पे एक अजम्पशन है, यहां पे एक अजम्पशन है, और अजम्पशन ये है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, अजम्पशन ये है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो सस्पेंडेड पार्टिकल, ये मतलब इसी तरह से फ्लो होगा पूरा इस वाले डायरेक्शन से। ये जो इनलेट है पूरे का पूरा ऐसे है, इनलेट पूरे का पूरा इस तरह से है ना। अजम्पशन ये है कि सभी साइज के पार्टिकल पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन पे हैं, सभी साइज के पार्टिकल पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन पे हैं। तो हो सकता है कोई पार्टिकल यहां है, हो सकता है कोई पार्टिकल यहां है, हो सकता है कोई पार्टिकल यहां है। लेकिन जब हम क्रिटिकल केस कंसीडर करते हैं तो ये वाली कंडीशन कंसीडर करते हैं। क्योंकि अगर मान लेते हैं इसी साइज का सेम पार्टिकल, सेम इसी साइज का पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी भी सेम है, सेटलिंग वेलोसिटी भी सेम है, और वो पार्टिकल अगर यहां है इस जगह पे, तो जितनी देर में पानी यहां से यहां पहुंचेगा वो तो उससे पहले ही बॉटम को टच कर जाएगा, वो तो उससे पहले ही बॉटम को टच कर जाएगा। अगर वही पार्टिकल यहां है तो वो तो और भी पहले बॉटम को टच कर जाएगा, तो ये तो रिमूव हो ही जाएंगे। अगर मैं क्रिटिकल कंडीशन कंसिडर करूं तो ये वाली कंडीशन निकल के आती है, क्रिटिकल कंडीशन ये निकल के आती है। ठीक है, क्रिटिकल जोन के ऊपर वाला भी तो बाद में, अरे अभी मैं बात, मेरी बात पूरी तो खत्म होने दे एक बार। बात की तो कंडीशन ही नहीं है यार, क्योंकि पानी पूरे का पूरा ऐसे बाहर निकल जाएगा, इस क्रॉस सेक्शन से पानी आएगा और इस क्रॉस सेक्शन से पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। पानी का मतलब ये नहीं कि ऊपर से बाहर निकलेगा, इस पूरे क्रॉस सेक्शन से पानी आ रहा है। अभी मैं वापस दिखा देता हूं तुमको क्रॉस सेक्शन बना के। पानी के फ्लो की का मतलब ये नहीं है कि यहां से पानी रुका है, ये दीवार नहीं है, ये तो हमने डायमेंशन दिखाने के लिए ऐसा किया है। ये एक्चुअली में इस तरीके का है, ये एक्चुअल में इस तरीके का है, ये एक्चुअल में इस तरीके का है ना। ये जो टैंक है वो टैंक इस तरीके का है एक्चुअली, वो टैंक इस तरीके का है। तो पानी यहां से आया पूरे का पूरा, इतना ट्रेवल किया और यहां से निकल गया, इतना ट्रेवल किया और यहां से निकल गया, ये दीवार नहीं है, ये तो हमने डायमेंशन दिखाने के लिए ऐसा किया है। इतना यहां से घुसने के बाद इतना ट्रेवल करेगा और पानी बाहर चला जाएगा। तो जब तक पानी यहां से यहां पहुंचेगा, जब तक अगर पार्टिकल बॉटम पे पहुंच गया पूरे का पूरा, जब तो रिमूव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, लेकिन होगा क्या, हमने एक चीज मान रखी है कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारे के सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो अगर कोई पार्टिकल यहां है, बिल्कुल टॉप पे है, और जब तक पानी यहां से यहां पहुंचेगा तब तक वो पार्टिकल, सपोज करिए कि यहां पहुंच सकता है ना, तो इस वाले पार्टिकल का तो रिमूवल नहीं होगा, ये तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन लेकिन इसी साइज का पार्टिकल अगर यहां है, मान लो इसी साइज का पार्टिकल अगर यहां है, उसकी सेटलिंग वेलोसिटी भी कम है, और पानी का पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा, हो सकता है ये वाला पार्टिकल तो यहां से यहां पहुंच जाए, और भी पार्टिकल नीचे है सेम उसी साइज का यहां पे, तो हो सकता है वो पहले यहां पहुंच जाए। तो इस साइज के पार्टिकल्स का 100% रिमूवल नहीं होगा, लेकिन कुछ रिमूवल तो होगा। कुछ पार्टिकल जो यहां से नीचे हैं इसी सेम साइज के, वो तो सेटल कर ही जाएंगे, क्योंकि उनको बॉटम तक पहुंचने के लिए कम लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो तो सेटल कर जाएंगे। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ठीक है, इसको वापस बना देता हूं। तो ये टैंक है आपका, ये इसकी लेंथ है L, ये मान लेते हैं स्लज जोन है, और यहां से लेके यहां तक ये सपोज हाइट है टैंक, ये सपोज टैंक का हाइट है। तो कोई पार्टिकल अगर यहां है तो वो रिमूव होगा कब? जब वो यहां से यहां पहुंच जाएगा, तब वो यहां से यहां पहुंच जाएगा। अब क्योंकि इसके लिए दो चीजें काम कर रही हैं, एक तो पानी के फ्लो की डायरेक्शन ये है, इसको मैं नाम दे देता हूं VF, ये तो पानी के फ्लो की डायरेक्शन है, और इधर की तरफ जो पार्टिकल है वो पार्टिकल शटल कर रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूं VS। ठीक है, ये क्रिटिकल है। अगर VS से कम वेलोसिटी होगी सेटलिंग वेलोसिटी, तो 100% रिमूवल नहीं होगा, और VS से ज्यादा वेलोसिटी होगी तो क्या होगा? अगर किसी पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी VS से ज्यादा है तब क्या होगा? वो पार्टिकल पूरी तरह रिमूव होंगे या नहीं होंगे? वो पार्टिकल पूरी तरह रिमूव होंगे या नहीं होंगे? पूरी तरह रिमूव हो जाएंगे ना वो तो। लेकिन अगर किसी पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी इस VS से कम है, तो वो कुछ परसेंट रिमूव होंगे। अगर वो पार्टिकल यहां है, अगर वो कुछ पार्टिकल यहां है, तो यहां से मान लेते रिमूव हो जाएंगे, कि यहां से कोई पार्टिकल जितनी देर में पानी पास करेगा उतनी देर में यहां से यहां पहुंच जाता है, तो और उसका हाइट है सपोज h। तो ये पार्टिकल, इस वाली साइज के पार्टिकल जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी में लिख देता हूं सपोज VS डैश है, और ये तो इतना ही रहेगा पानी के फ्लो की डायरेक्शन। तो इन दोनों लाइंस को देख के मुझे बता सकते हो क्या? VS और VS डैश, इन दोनों में से ज्यादा वेलोसिटी कौन सी है सेटलिंग वेलोसिटी? VS और VS डैश, इन दोनों में से सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा किस पार्टिकल की कौन सी होगी? VS ज्यादा होगा या VS डैश ज्यादा होगा? VS डैश, VS ज्यादा होगा ना भाई। जितनी देर में पानी यहां से यहां पहुंच रहा है उतनी देर में ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच जाता है, मतलब वो इतना h डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है। लेकिन ये वाला पार्टिकल सिर्फ इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, तो कौन ज्यादा सेटल किया? ये वाला पार्टिकल ज्यादा सेटल किया, तो VS का वैल्यू ज्यादा है VS डैश से, VS का वैल्यू ज्यादा है VS डैश से, यहां पे VS का वैल्यू ज्यादा है। तो इस साइज के पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी VS डैश है, अगर वो पार्टिकल इस हाइट से ऊपर हुए, अगर वो पार्टिकल इस हाइट से ऊपर हुए, तो वो रिमूव होंगे क्या? यस, कौन बोल रहा है? वो पार्टिकल रिमूव नहीं होंगे अगर इससे ऊपर है तो, और अगर इसी साइज के पार्टिकल इससे नीचे की साइड है तो वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। तो जो पार्टिकल इससे नीचे नीचे हैं वो तो सारे रिमूव हो जाएंगे इस साइज के, और जो पार्टिकल इससे ऊपर है वो सारे के सारे रिमूव नहीं होंगे, बिल्कुल भी रिमूव नहीं होंगे।
कहानी समझ में आई यहां तक? ठीक है। अब मुझे बताओ टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो, पानी का पार्टिकल इस टैंक में कितनी देर रुकेगा, कौन बताएगा? टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो, पानी का पार्टिकल कितनी देर रुकेगा? भाई पानी को टोटल ट्रेवल करना कितना है, एल डिस्टेंस ट्रेवल करना है, एल डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना। तो अगर मैं इस एल को इसकी वेलोसिटी के साथ डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ फ्लो, लेंथ ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो, वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो, इसको हम कह देते हैं एल बाय वी एफ। सही है क्या? एल बाय वी एफ। ठीक है। ये जो पानी का पार्टिकल इस टैंक में जितनी देर रुकता है उसी को डिटेंशन टाइम बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम का मतलब है पानी का पार्टिकल टैंक में कितनी देर रुकता है, वो है डिटेंशन टाइम। अब अगर मैं देखूं वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वी एफ क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, क्यू बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्यू बाय एरिया में क्या लिखूं बताओ? डिस्चार्ज बाय एरिया होता है ना वेलोसिटी, तो एरिया कौन सा आएगा मुझे बताओ, कौन बताएगा? एरिया कौन सा आएगा इसमें, जल्दी। एल इंटू एच, क्रॉस सेक्शन एरिया आता है हमेशा। और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बताया था इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बताया था, बी इंटू एच। क्रॉस सेक्शन एरिया बी इंटू एच है, बी इंटू एच है। तो ये वी एफ की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट करूं, सो इसको क्या करते हैं, डिटेंशन टाइम भी कह देते हैं, टी डी, डिटेंशन टाइम। तो डिटेंशन टाइम टी डी इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय क्यू डिवाइडेड बाय बी इंटू एच। तो ये क्या हो जाएगा, एल बी एच बाय क्यू। तो हम डिटेंशन टाइम को ऐसे लिख सकते हैं, एल बी एच बाय क्यू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज, वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक बाय डिस्चार्ज, ये होता है डिटेंशन टाइम। अगर इतने टाइम के अंदर अंदर, विद इन दिस टाइम, ये पार्टिकल अगर यहां आ जाता है, जब तो रिमूव हो जाएगा, अदरवाइज रिमूव नहीं होगा। जब तो रिमूव हो जाएगा, अदरवाइज रिमूव नहीं होगा। क्लियर है? सो टाइम ऑफ फॉलिंग थ्रू हाइट एच, टाइम ऑफ फॉलिंग, टाइम ऑफ फॉलिंग ऑफ पार्टिकल थ्रू हाइट कैपिटल एच कितना होगा? इस पार्टिकल को सेट होने में कितना टाइम लगेगा, एच डिवाइडेड बाय वी एस, एच डिवाइडेड बाय वी एस। और ये जो टाइम ऑफ फ्लो, टाइम ऑफ फॉलिंग ऑफ पार्टिकल है, अगर ये विद इन दिस टाइम हो जाता है, टीडी के अंदर अंदर हो जाता है, जब तो रिमूव हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों टाइम को बराबर कर दूं, अगर मैं दोनों टाइम को बराबर कर दूं तो क्या आएगा देखिए, कितना लिखो पहले, मेरे पास जगह नहीं है। यहां तक की चीज समझ में आ गई क्या, या किसी को कंफ्यूजन है? यहां तक की बात में किसी को दिक्कत है कुछ? देखो यहां तक,
डन। सभी का हो गया? तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं एक। इफ अ पार्टिकल ऑफ सेटलिंग वेलोसिटी vs, if a particle of settling velocity vs is introduced at the top, is introduced at the top, introduced at the top most inlet point, at the topmost inlet point, it will be, it will assumed to be removed, it will assume to be removed if time of falling, if time of falling through height h, through height h is equal to detention time, is equal to detention time। मतलब क्या हुआ कहने का कि अगर ये पार्टिकल इस टाइम से पहले पहले या इस टाइम के बराबर टाइम तक सेटल हो गया तो रिमूव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर क्रिटिकल कंडीशन कंसीडर करें तो ये दोनों टाइम बराबर होने चाहिए, तो ये दोनों टाइम बराबर होने चाहिए। तो टी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाय वी एस। अगर इसका रिमूवल एल बी एच बाय क्यू हो जाए, जब तो वो पार्टिकल 100% रिमूव हो जाएगा। एच से एच कैंसिल आउट हो गया, तो वी एस क्या बचा, क्यू बाय बी एल, वी एस बचा क्यू बाय बी एल। ये जो क्यू बाय बी एल है इसको बोलते हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट। ये जो क्यू बाय बी एल है इसको बोलते हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अगर किसी पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी सरफेस ओवरफ्लो रेट के बराबर है या सरफेस ओवरफ्लो रेट से ज्यादा है तभी वो 100% रिमूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। अगर किसी पार्टिकल, अब ये जो सेटलिंग वेलोसिटी है, ये सेटलिंग वेलोसिटी तो हम निकाल लेंगे किससे, स्टोक्स लॉ से। सेटलिंग वेलोसिटी तो आप स्टोक्स लॉ से निकाल लोगे। अगर वो वेलोसिटी इस क्यू बाय बी एल से ज्यादा है जब तो रिमूव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। सो हेंस, अब स्टेटमेंट लिखना है, हेंस surface overflow rate can be thought of, hence surface overflow rate can be thought of, can be thought of as settling velocity of that particle, thought of as settling velocity of that particle which is introduced at the top, which is
introduced at the topmost point, introduced at the top most point at inlet at inlet will reach the bottommost point, will reach the bottom most point at outlet. ठीक है. thus thus the particles having size thus the particles having size greater than the particle having size greater than the particle greater than the particle for which for which settling velocity is equal to for which settling velocity is equal to or more than equal to or more than surface overflow rate surface overflow rate is 100% removed is 100% removed. यहां तक की कहानी में किसी को कोई समस्या हो तो बताओ. Is everyone having any problem up till now? Done?
डन ना? ये तो बात हुई उन पार्टिकल्स की जिन पार्टिकल्स की सेटलिंग वेलोसिटी सरफेस ओवरफ्लो रेट के बराबर है या उससे ज्यादा है। अगर पार्टिकल्स की सेटलिंग वेलोसिटी सरफेस ओवरफ्लो रेट से कम है तो उनका रिमूवल कितना माना जाता है, क्योंकि उनको सही सही तरीके से प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, तो उनके लिए हम अंदाजा लगाते हैं। उनके लिए हम अंदाजा लगाते हैं। द पार्टिकल्स हैविंग सेटलिंग वेलोसिटी, द पार्टिकल्स हैविंग सेटलिंग वेलोसिटी लेस देन, ये ऐसा कह देते हैं हम, सेटलिंग वेलोसिटी के लिए कह देते हैं वी एस डैश, एंड दिस इज लेस देन वी एस, then percentage removal of that these particles, percentage removal of these particles is given by vs dash divided by vs into 100, कि वो इतने परसेंट रिमूव हो जाएंगे, ऐसा मानते हैं हम। क्लियर? बेटा दो ना, अब क्वेश्चन लिखेंगे एक। तो अब एक क्वेश्चन करके बताओ मेरे को, अगर समझ में आ गया तो। अ वाटर सैंपल हैविंग पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एज, अ वाटर सैंपल having particle distribution, having particle distribution as size, quantity and settling velocity सभी mm पर सेकंड में है। दिख रहा है ना लिखा हुआ? तो पार्टिकल की साइज है 0.1 mm, 0.2 mm, 3 4 5 6, 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm and 0.6 mm। ये पार्टिकल की साइज है और जो क्वांटिटी है ये पार्टिकल्स 10% है, ये पार्टिकल्स 20% है, ये 15%, 5 30 20, ये 5%, ये 30% और ये 20%। इसकी वेलोसिटी है 0.2 mm पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 0.25 mm पर सेकेंड, 0.3 mm पर सेकेंड, 0.35 mm पर सेकेंड, 0.4 mm पर सेकेंड एंड 0.5 mm पर सेकेंड। आगे कहता है टोटल सॉलिड इन सस्पेंशन फॉर्म, टोटल सॉलिड्स इन सस्पेंशन फॉर्म, ये है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम
और सरफेस ओवरफ्लो रेट ऑफ टैंक इज सरफेस ओवरफ्लो रेट सरफेस ओवरफ्लो रेट इज 0.35 mm per सेकेंड। ये सरफेस ओवरफ्लो रेट है। डिटरमाइन डिटरमाइन एफिशिएंसी ऑफ टैंक। डिटरमाइन एफिशिएंसी ऑफ टैंक। एफिशिएंसी ऑफ टैंक का मतलब यह है कि इस 1000 ग्राम के सैंपल में से टोटल कितने ग्राम सॉलिड सेटल हो गए। कैसे पता करोगे? हमारे पास सबकी सेटिंग वेलोसिटी है सभी पार्टिकल्स की, और हमारे पास सरफेस ओवरफ्लो रेट भी है। हम एक बात ये जानते हैं, अगर किसी पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी सरफेस ओवरफ्लो रेट के बराबर है या उससे ज्यादा है तो उनका तो 100% रिमूवल हो जाता है। और अगर किसी पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी इस सरफेस ओवरफ्लो रेट से कम है तो उसका भी हमको पता है कितना रिमूवल होता है। टोटल क्वांटिटी भी आपके पास है 1000 ग्राम, उसमें से ये क्वांटिटी पता चली जाएगी कि कौन से साइज के पार्टिकल्स कितने हैं और किस किस की कितनी कितनी रिमूवल होगा, वो कैलकुलेट कर लो, सबको ऐड कर दो, तुमको पता चल जाएगा टोटल कितने पार्टिकल कितने ग्राम पार्टिकल रिमूव हुए। उसको डिवाइड कर दो 1000 ग्राम से, एफिशिएंसी आ जाएगी। कर सकते हो क्या? कोशिश करो। इससे पहले मुझे ये बता देना कि ऐसे कितने ग्राम पार्टिकल होंगे या कौन कौन सी साइज के पार्टिकल ऐसे हैं जिनका 100% रिमूवल हो जाएगा, या कितने ग्राम पार्टिकल्स का 100% रिमूवल हो जाएगा। 0.456, वेरी गुड। क्योंकि इनकी सेटलिंग वेलोसिटी सरफेस ओवरफ्लो रेट के बराबर है या ज्यादा है, तो इनका तो 100% रिमूवल हो जाएगा। जितने ग्राम पार्टिकल हैं उतने ग्राम पूरे के पूरे रिमूव हो जाएंगे। बाकी ये पार्टिकल कितने रिमूव होंगे ये आप निकाल लो, ये भी हमको पता है किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो मुझे टोटल क्वांटिटी कौन बताएगा कि कितना पार्टिकल रिमूव हो गए 1000 ग्राम में से? इतना बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। <clears throat> 550 ग्राम तो 100% रिमूव होंगे, इसके अलावा इनमें से भी तो कुछ रिमूव होगा। बाकी के जो 450 ग्राम है इनमें से भी कुछ रिमूव होगा, भले ही ये 100% ना हो लेकिन कुछ परसेंट तो रिमूव होता ही है ना। वी एस डैश डिवाइडेड बाई वी एस इंटू 100, इतने तो रिमूव होते ही हैं। तो इनकी भी कैलकुलेशन करो, फिर सबको ऐड करके बताओ टोटल कितना रिमूव हो जाएगा।
मुझे टोटल क्वांटिटी बता दो, इतना परसेंट टोटल रिमूव हो जाएगा या फिर इतना ग्राम टोटल रिमूव हो जाएगा। 70.65। एनीवन एल्स? 87 के आसपास आंसर आना चाहिए, 87 के आसपास। मतलब 870 ग्राम के आसपास पार्टिकल रिमूव होंगे लगभग। चेक करो कैलकुलेशन में मिस्टेक ही है कहीं। आया किसी के 87 के आसपास? क्या हुआ? कर भी रहे हो या बैठे हो? सेवेंटी सिक्स, और बढ़ाओ थोड़ा सा। यस, 85.71 लगभग। 578, इधर 57% हुआ फिर। यस, 87.8 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 87.8% ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या करना है तुमको भाई? अगर मैं क्वांटिटी को अलग करके लिख लूं मान लो, तो 1000 का 10% कितना होता है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम तो ये है 0.1 के पार्टिकल। 20 ग्राम मतलब 20% मतलब 200 ग्राम ये है। 15% मतलब 150 ग्राम ये है। 50 ग्राम ये है। 300 ग्राम ये है। और 200 ग्राम ये है। ये पार्टिकल है तुम्हारे पास। अब इसमें से जो पार्टिकल की साइज 0.4 या उससे बड़ी है, यहां से आगे आगे के सारे पार्टिकल का तो 100% रिमूवल हो जाएगा। यहां से आगे आगे पार्टिकल का तो 100% रिमूवल हो जाएगा। क्यों होगा?
क्योंकि इनकी जो वी एस डैश का वैल्यू है वो वी एस से ज्यादा है या फिर क्यू बाय बी एल से ज्यादा है। इस वजह से ये तो 100% रिमूव हो जाएंगे। लेकिन इनका रिमूवल कितना होगा, इनका रिमूवल कितना होगा अगर मैं अलग अलग करके लिखूं तो, इसका रिमूवल अलग कुछ होगा, इसका रिमूवल कुछ अलग होगा, इसका रिमूवल कुछ अलग होगा। कितना होता है, वी एस डैश बाय वी एस इंटू 100, यही होता है। ये परसेंट, इतना परसेंट होता है इसका, इतने ग्राम का। तो कितना परसेंट हुआ, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.35, क्योंकि सरफेस ओवरफ्लो रेट 0.35 है, इंटू 100%, इतना तो परसेंट है। और परसेंट किसका है, ये 100 ग्राम का। इसका आंसर कितना ग्राम आएगा बताना जरा। इसी तरह से इसको कर देंगे, 0.25 बाय 0.35 इंटू 100 इंटू 200। और इसी तरह से इसका हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 0.35 इंटू 100 इंटू 150। पहले वाले का कितना आएगा, कितना ग्राम, भाई ये तो इतना परसेंट आएगा ना। और ये परसेंट किसका है, 100 ग्राम का, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये परसेंट 200 ग्राम का है, 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको ग्राम में आंसर मिल जाएगा। आपको ग्राम में आंसर मिल जाएगा। मुझे आंसर नहीं पता, इसका आंसर बताइए कितना आता है पहले वाले का। 0.1 mm का कितना ग्राम रिमूवल आता है, 100 ग्राम में से कितना रिमूव होगा, 66.6 होगा क्या, कौन बता रहा है, आकाश सही है क्या इसका। 51.14, चलो 51.14 ग्राम इसका हो गया, सही बताना कैलकुलेशन। इसका कितना होगा दूसरे वाले का, 0.2 mm का कितना होगा, 57.14 है क्या, कोई बात नहीं, 57.14। दूसरे वाले का 142.8, 142.8 ग्राम। और तीसरे वाले का तीसरे वाले का 128.6, 128.6 ग्राम। तो टोटल रिमूवल कितना हो गया, टोटल रिमूवल कितना हो गया, 57.14 प्लस 142.8 प्लस 128.6 प्लस ये तो 100% रिमूव हो जाएंगे सारे, प्लस 50 प्लस 300 प्लस 200, कितना आया, टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 878.6, 878.6 ग्राम। तो एफिशिएंसी ऑफ टैंक कितना हो जाएगा, इतना परसेंट, इतना रिमूव कर दिया 878.6 ग्राम 1000 ग्राम में से, तो 87.86% एफिशिएंसी है टैंक की। ये बात है।
समझ में आ गया किस तरह से काम करता है ये? मॉडिफाई नहीं करेंगे अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ी तसल्ली रखो। अब इसके आगे देखेंगे क्या होता है। और जो ये समस्या है ये लगभग सभी सेडिमेंटेशन टैंक में होती है कि 100% पार्टिकल्स रिमूव नहीं हो पाते। 100% पार्टिकल्स रिमूव नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि कुछ पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं और उन पार्टिकल्स की सेटलिंग वेलोसिटी सरफेस ओवरफ्लो रेट को मैच नहीं कर पाती है। इस वजह से उनका रिमूवल नहीं होता। मिटा दूं क्या इसको? तो इस सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ही हम कोगुलेंट्स ऐड करते हैं। जो अगला प्रोसीजर है सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, वो यही है इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट लिखिए सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, इसको कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन भी कहते हैं। इसको कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। भाई अब हमको जो पार्टिकल्स है सारे के सारों को रिमूव करना है। आरओ नहीं है ये। सेडिमेंटेशन एफिशिएंसी 100% होती तो फिर फिल्टर में हम आरओ क्या है, अरे हम कोगुलेंट ऐड करेंगे तब भी प्रॉब्लम आएगी। देखिए अभी पूरी प्रोसेस होने दीजिए एक बार, तब समझ में आएगा। ये सारे तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमको। जिंदगी इतनी आसान थोड़ी है। अब क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल थे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा तुमने कि आज जब पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं तो उनका रिमूवल आसान नहीं होता और वो पानी में घूमते रह जाते हैं। उसको रिमूव करने के लिए हम अलग से कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं जिन केमिकल्स को कोगुलेंट कहा जाता है। उन केमिकल्स को कोगुलेंट कहा जाता है। अब ये कोगुलेंट करते क्या है, इसमें तीन प्रोसेस होती है। ये जो सेडिमेंटेशन विद, अभी लिखना नहीं है कुछ भी, ये जो सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन है इसमें तीन प्रोसेस होती है। रिवर्स ऑस्मोसिस में अलग चीज होती है, वो भी करेंगे बाद में, देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों करते हैं। अगर हम डायरेक्टली रिवर्स ऑस्मोसिस कर देंगे तो वो जो फिल्टर मेम्ब्रेन होती है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है ना, तो डायरेक्टली रिवर्स ऑस्मोसिस भी नहीं कर सकते आप।
तो इसमें क्या होगा, तीन प्रोसेसेस होती हैं। एक होता है कोगुलेशन, सबसे पहले होता है कोगुलेशन, फिर होता है फ्लोकुलेशन, और फिर होता है सेडिमेंटेशन, ये तीन प्रोसेस होती हैं। ये जो कोगुलेशन है, इस कोगुलेशन का मतलब होता है फास्ट मिक्सिंग। कोगुलेशन का मतलब होता है फास्ट मिक्सिंग, फ्लोकुलेशन का मतलब होता है स्लो मिक्सिंग, और बाकी सेडिमेंटेशन तो सेडिमेंटेशन होता ही है। ठीक है, सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सेटलिंग होती है। सेडिमेंटेशन में सेटलिंग होती है। ठीक है, अब करते क्या है, जैसे ये मान लेते हैं आपके पास टैंक है, ये हमारे पास टैंक है, इस टैंक में पानी है, इस टैंक में पानी है, और कुछ जो पार्टिकल्स रिमूव होने से बच गए थे वो हैं, कुछ पार्टिकल्स जो अभी रिमूव नहीं हुए थे वो भी हैं इसमें। जैसे कोई पार्टिकल यहां है, कोई पार्टिकल यहां है, कोई पार्टिकल यहां है, इस तरह से जो छोटे छोटे पार्टिकल बच गए थे अभी, वो पार्टिकल्स भी हैं। अब ये पार्टिकल्स अगर सेडिमेंटेशन से ही रिमूव होने होते तो पिछली प्रोसेस में हो गए होते, अब हम यहां क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स को मिला के बड़ा पार्टिकल बनाने की कोशिश करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स इस तरह से कुछ पार्टिकल्स आपस में मिल जाएं, हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ पार्टिकल्स आपस में मिल जाएं। तो आफ्टर कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन ऐसी स्थिति बन जाती है। आफ्टर कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, आफ्टर कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, इनके फ्लॉक्स बन जाते हैं, इनके फ्लॉक्स बन जाते हैं। ये पानी है, और ये जो इंप्योरिटीज थी या सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, ये इस तरह से आपस में फ्लॉक्स बना लेते हैं, ये इस तरह से आपस में फ्लॉक्स बना लेते हैं। जब फ्लॉक्स बनेगी तो साइज बड़ी हो जाएगी और सेटलिंग वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और सेटलिंग वेलोसिटी बढ़ जाएगी और ये नीचे सेट हो जाएंगे। इन बिटवीन जो प्रोसेस है, इसी में कोगुलेशन और सेडिमेंटेशन फ्लोकुलेशन होता है। अब हम कोगुलेशन करते क्यों है, फास्ट मिक्सिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, ये पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। जैसे मान लीजिए क्ले के पार्टिकल हैं, तो जब हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको कहा था कि जो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इनकी जो सरफेस है, इनकी सरफेस इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है, इनकी सरफेस इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है, लगभग इनकी सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्ले के पार्टिकल से बताया था हमने कि जो क्ले के पार्टिकल्स हैं, उन क्ले के पार्टिकल्स की सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब सभी पार्टिकल्स पे लगभग सेम तरीके का चार्ज है, तो ये चार्ज क्या करेगा, पार्टिकल्स को पास पास आने से रोकेगा। उस चार्ज को हम नाम दे देंगे नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज। नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज इसलिए क्योंकि वो पास पास नहीं आने देता है। अब उस नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज को हटाने के लिए, उस नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज को यहां से हटाने के लिए कुछ एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हटाने के लिए कुछ एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, उस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए ही हम फास्ट मिक्सिंग करते हैं, फास्ट मिक्सिंग करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर तुमने इस एनर्जी को हटा दिया या इनके प्रोटेक्टिव चार्ज को हटा दिया तो अपने आप ही फ्लॉक बन जाएंगे। फिर इनके फ्लॉक बनाने के लिए हम कुछ सर्टेन केमिकल्स भी ऐड करते हैं। तो एलम वगैरह कुछ डाल के, या फिर क्लोरीनेटेड कॉपर एस कुछ भी डाल के, जो भी हम ऊपर से केमिकल्स डालने वाले हैं, वो डाल के बहुत तेजी से मिक्सिंग की जाती है। मिक्सिंग क्यों की जाती है, उसका रीजन ये, फास्ट मिक्सिंग की जाती है, इसका रीजन ये है। अब फास्ट मिक्सिंग से जो इनके प्रोटेक्टिव एनर्जी है या प्रोटेक्टिव चार्ज है वो तो रिमूव हो जाएंगे, लेकिन अभी दूसरा जो काम है वो है इन पार्टिकल्स को पास पास लाना। इन पार्टिकल्स को पास पास लाने के लिए फिर उसको प्यार से मिक्स किया जाता है, बिल्कुल धीरे धीरे। उस प्रोसेस को कहते हैं फ्लोकुलेशन। उस प्रोसेस के बाद क्योंकि हमने कुछ सर्टेन केमिकल्स डाले,
वो केमिकल इनको फ्लॉक्स बनाने का काम करते हैं और इस तरह से वो फ्लॉक्स बना देते हैं। फिर ये फ्लॉक्स सेटल हो जाते हैं, फिर इनको बाहर निकाल लिया जाता है। समझ में आ गया? पहले फास्ट मिक्सिंग करेंगे, फिर स्लो मिक्सिंग करेंगे और फिर अपने आप सेटलिंग हो जाएगी। ठीक है ना? जैसे बच्चा होता है मान लो, तो कई बार क्या होता है, बच्चा मान नहीं रहा होता है, किसी चीज की जिद करके मान नहीं रहा होता है, तो उसकी मम्मी क्या करती है, पहले तो ढंग से कुटाई करती है। हमारे टाइम में होता था ऐसा, तुम्हारे टाइम में नहीं होता होगा शायद। तो पहले तो उसकी ढंग से कुटाई होती है और उसके बाद फिर उसको प्यार से समझाया जाता है, अगर वो पहले प्यार से नहीं मान रहा होता है ना? तो उसी तरह से पहले फास्ट मिक्सिंग की जाती है, उसके बाद फिर प्यार से स्लो मिक्सिंग की जाती है फ्लॉक्स बनाने के लिए, फिर वो आपस में सेट हो जाएंगे बाद में। ये प्रोसेस है पूरी फ्लोकुलेशन और सेडिमेंटेशन। क्लियर यहां तक? एनीवन? हाँ ना कुछ, ये लिखना नहीं है भी, मैं लिखवाऊंगा प्रॉपरली। ये डायग्राम अगर बनाना चाहो तो सिर्फ डायग्राम बना लो ये वाला। डायग्राम ये भी लिख लो, एक काम करो लिख ही लो, इसको भी लिख लो, डायग्राम भी बना लो। बना ही लो। नेगेटिव चार्ज कैसे आया ये हम बात करेंगे सॉलिड मैकेनिक्स के तीसरा चौथा चैप्टर जब पढ़ेंगे, क्लेमेंडोलॉजी, उसमें। इसको वहां के लिए छोड़ दो, इसके ऊपर लिख लेना स्टेप इन्वॉल्व आर दिस। ये नेगेटिव चार्ज कैसे आया ये हम सॉलिड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, क्लेमेंडोलॉजी 3 4 कोई भी नाम दे दो उसको। डन? तो इसमें लिख सकते हैं द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, द एफिशिएंसी of the efficiency of sedimentation tank, efficiency of sedimentation tank is very less, is very less when water contains, when water contains very fine suspended solids, contains very fine suspended solids. Okay, hence to improve its efficiency, hence to improve its efficiency,
To improve its efficiency, coagulation aided sedimentation is adopted. Coagulation aided sedimentation is adopted. ठीक है, तीन प्रोसेसेस का नाम तुमने लिख ही लिया. सबसे पहले करते हैं कोगुलेशन. Coagulation. It is the process in which it is the process in which in which certain chemicals known as coagulants in which certain chemicals known as coagulants coagulants are added in the water are added in the water so as to neutralize negative protective charge, so as to neutralize negative protective charge, negative protective charge over the particles, over the particles in order to increase their contact opportunity, in order to increase in order to increase their contact opportunity. A certain minimum amount of energy is required. A certain minimum amount of energy is required for these neutralization for these neutralization of charge, for these neutralization of charge, ब्रैकेट में लिख देना, इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी. which is provided in the coagulation process, which is provided in the coagulation process by fast mixing. लिखो यहां तक.
डन। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोगुलेंट्स एडेड। कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, इनका नाम सुना होगा तुमने। डिफरेंट टाइप्स of coagulants added, different types of coagulants added in the treatment of water are, in the treatment of water are। पहला है एलम। एलम को लिखते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 18H2O। कॉपर एस, Fe2SO4 7H2O। क्लोरीनेटेड कॉपर एस, क्लोरीनेटेड कॉपर एस Fe2SO4 होल थ्राइस इंटू FeCl3। सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट Na2Al2O4। इन सभी का नाम तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा। इन सभी का नाम तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे तुमसे वो एलम से ही पूछे जाएंगे, बाकी से क्वेश्चन नहीं पूछता है। यहां से आपसे थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से, एलम से। मोस्टली आपसे यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा वो देखेंगे। तो इनके नाम लिख लो, इनके नाम लिख लो पहले तो। क्या डाउट है अभिनव सिंह? ऊपर को डाउट लिखा है क्या? ऊपर मुझे दिख नहीं रहा, पिन कर दो या तो, या फिर अगर 100% होती है एफिशिएंसी तो हमें रिवर्स ऑस्मोसिस की जरूरत पड़ती है क्या? बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस हम करते ही क्यों है हमको ये नहीं पता अभी तो। भाई अभी तो हमको यही नहीं पता हम रिवर्स ऑस्मोसिस करते क्यों है।
तो रिवर्स ऑस्मोसिस आएगा तब तक वेट करो थोड़ा सा, तब अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी तो मैं जानता ही नहीं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, मैं जानता ही नहीं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है अभी। और भी बहुत सारी चीजें हटाते हैं और रिवर्स ऑस्मोसिस से, टीडीएस के अलावा भी, है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस से और भी बहुत सारी चीजें हटाते हैं। तो जब आएगा तब तक के लिए थोड़ा सा तसल्ली का कैप्सूल लो, बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। और कुछ किसी को कहना सुनना है? अभी तक जो पढ़ा है उसमें से ही सिर्फ, आगे अभी जो चीजें आएंगी वो तो आएंगी। अभी तक जो हो गया उसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। अभी तो हो सकता है हमारा 100% रिमूवल यहीं पे नहीं हो, कोगुलेशन ऐड कर दिया तब भी कोई ना कोई पार्टिकल रह जाए अभी भी, ये भी पॉसिबल है अभी तो, उसका इलाज बाद में करेंगे आगे अभी। तो रिवर्स ऑस्मोसिस तक पहुंचते पहुंचते तो कई दिन लग जाएंगे अभी। और किसी को कुछ कहना सुनना है? नहीं? तो फिर आज का एपिसोड खत्म करते हैं यहीं, फिर मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए गुड बाय।